मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 8 हल की और 8वीं प्रश्नावली को पढ़ने के पश्चात हम प्रश्नावली 11 का अध्ययन करेंगे। 11वीं प्रश्नावली का नामकरण किया गया समरूपता। समरूपता नाम से हमें पता होना चाहिए अगर इसका संधि विच्छेद करें। अगर इनके अलग अलग नाम है, सम का मतलब होता है क्या? समान। रूपता मीन्स रूप मीन्स आकार। अब देखिए, समान आकार, ऐसी आकृतियां जिनका आकार क्या होता है? आकार क्या होता है? समान। कौन सी आकृति कहलाती है? समरूप आकृति कहलाती है। अब साथ समरूपता के अलावा एक चीज और होती है, वो होती है सर्वांग समता। 9वीं क्लास में हमने इसका अध्ययन किया। अगर तुमने पढ़ा हो ध्यान से तो सर्वांग समता किसे कहते हैं? समरूपता भी मैंने बताया, ऐसी आकृतियां जिनका आकार क्या हो? समान हो, क्या कहलाती है? समरूपता। अब आती है सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब है आकार भी समान और माप भी समान। ऐसी आकृतियां जिनका आकार व माप दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं, वो कहलाते हैं क्या? सर्वांग सम आकृति। और ऐसी आकृति जिनका केवल आकार समान होता है उन्हें क्या कहते हैं? हम समरूपता। तो हम परिभाषा लिखेंगे इनकी। सबसे पहले लिखेंगे सर्वांग सम। क्या लिखेंगे? सर्वांग सम। परिभाषा लिखनी है सर्वांग समता की, समझेंगे और देखिए। ऐसी आकृतियां जिनका आकार में माप दोनों समान होते हैं। दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वांग समान। सर्वांग सम आकृति कहलाती है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे एक बार। देखिए, सर्वांग सम आकृति काम आएगी, ध्यान से पढ़िए, बाद में पूछूंगा जब काम आएगी तो सर्वांग सम आकृति होती है। देखिए साहब, मैंने परिभाषा लिखी, ऐसी आकृतियां जिनका आकार भी क्या हो? समान और माप भी क्या हो? समान। दोनों चीज अगर समान हो तो वो आकृति होती है क्या? सर्वांग। आगे बात समझ। जैसे आकार में वर्ग और वर्ग दोनों का आकार एक जैसा होता है। चारों भुजाएं होती है एक जैसी होती है, चारों भुजाएं समान होती है। तो ये दोनों आकृति सर्वांग सम कब होगी? जब इनकी भुजाओं की माप भी क्या होगी? समान। जैसे मैं लिखूं, ये वर्ग ऐसा 2 सेमी का और ये वर्ग है 3 सेमी। इसकी भुजा 3 सेमी है, 2 सेमी है, इसकी भुजा कितनी है? 3 सेमी। तो ये दोनों आकृति हुई समरूप। रूप का मतलब आकार। आकार एक जैसा है या नहीं है? दोनों वर्ग है। आगे बात समझ, दोनों वर्ग ऐसा, दोनों में एक जैसे गुण है क्या? इसकी भी चारों भुजाएं बराबर है, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर। आगे बात समझ, ये हो गई समरूप।
लेकिन क्या होना चाहिए सर्वांग। आकार तो समान हो गया लेकिन इसमें माप समान है क्या? माप समान है क्या? नहीं, क्योंकि इसकी 2 है इसकी क्या है 3। अब माप समान नहीं है तो सर्वांग सम होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि माप भी क्या होनी चाहिए समान। तो 2 वर्ग सर्वांग सम होंगे कब? जब दोनों की भुजाएं क्या होगी समान लंबाई की होगी। जैसे इसकी भुजा 4 सेमी और एक वर्ग ये है दूसरा और इसकी भुजा कितनी 4 सेमी। अब ये दोनों वर्ग क्या कहलाएंगे सर्वांग सम। ये A ये B ये C और ये P Q R और S, ये दोनों आकृति अब क्या कहलाएंगी सर्वांग सम, क्योंकि दोनों क्या है वर्ग है। ऐसा दोनों क्या है वर्ग है, आकार समान हुआ, दोनों की भुजाएं 4 सेमी है, माप समान हुई, दोनों चीज समान हो गई। कौन सी आकृति हो गई सर्वांग सम। सर्वांग सम आकृति समझ में आ गई कि ऐसी आकृति जिनका आकार भी समान हो और क्या समान हो माप भी समान हो, मतलब भुजाओं की लंबाई जो त्रिज्या दे रखी है जो माप हो क्या होनी चाहिए समान। मान लीजिए एक उदाहरण और देखें इसमें, देखिए उदाहरण ले सकते हैं। जैसे एक उदाहरण और लिया मैंने, साहब उदाहरण लिया ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज ये ऐसा और एक समबाहु त्रिभुज ये है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब ये दोनों सर्वांग सम कब होंगे? भाई दोनों समबाहु त्रिभुज है तो दोनों का आकार क्या हो गया समान हो गया, तो वही क्या समरूप हो गए समरूप। लेकिन हमें करनी क्या है सर्वांग सम। सर्वांग सम होगी कब? जब इनकी भुजाओं की लंबाइयां क्या होगी समान। समबाहु त्रिभुज इसलिए तीनों भुजा हो गई कितनी 3। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी आकृतियां जिनका आकार भी समान हो और माप भी समान हो क्या कहलाती है सर्वांग सम। आगे बात समझ में अब आता है साहब हमारे पास समरूपा। क्या आता है समरूपा। समरूपा जिसका नाम जिसके आधार पर ये प्रश्नावली का नामकरण किया गया वो है समरूप। देखिए ऐसी आकृतियां जिनका आकार क्या हो समान। आकार क्या होगा समान हो क्या कहलाती है समरूपा। क्या कहलाती है समरूप आकृति कहलाती है। क्या कहलाती है समरूप। जैसे दो समबाहु त्रिभुज, अब समबाहु त्रिभुज में इसमें भुजा बराबर हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक जैसे हो गया, केवल क्या समान होना चाहिए आकार। एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं तो एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है सभी। मैं लिख देता हूं 2-3 लिखूंगा। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप क्या होते हैं, चाहे 2 सेमी के हो 3 सेमी का हो। जैसे दे एक 2 सेमी भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है और एक 4 सेमी भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप। आगे बात समझ रहे हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं समरूप, चाहे 2 सेमी त्रिज्या का वृत्त हो चाहे 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त हो।
त्रिज्या कितनी भी हो लेकिन होने चाहिए क्या, वृत्त। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप। एक और होता है ऐसा, सभी वर्ग समरूप होते हैं, वर्ग समरूप। सभी वर्ग क्या होते हैं। अब आता है साहब नोट डाल के लिखेंगे। देखिए, दो सर्वांगसम आकृति समरूप हो सकती हैं, लेकिन दो समरूप आकृति क्या नहीं हो सकती। अब समझिए, मैं एग्जांपल देता हूं यहां, खुद बताइए। तो मान लीजिए 3 सेमी भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, ये भी 3 सेमी भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। क्या दोनों त्रिभुज समरूप है क्या, क्योंकि दोनों क्या है, समबाहु त्रिभुज। इसमें भुजा का तो कोई महत्व है ही नहीं। आगे बात समझ में। अब ये हो गया क्या, समरूप। लेकिन मान लीजिए समरूप तो हो गया, अब समरूप आकृति सर्वांगसम होती है क्या, नहीं, सभी नहीं होंगी। कब होंगी, जब भुजा भी क्या होंगी, समान। जब भुजा भी क्या होंगी, समान। आगे बात समझ में। तो सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होती। सर्वांगसम तो समरूप होती हैं, लेकिन समरूप क्या नहीं होती हैं, सर्वांगसम। मैं लिखता हूं, दो सर्वांगसम, दो सर्वांगसम आकृति क्या होती हैं, समरूप होती है। और दूसरा, दो समरूप आकृति सर्वांगसम होंगी क्या, बोलो। दो समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होती, नहीं होती। आगे बात समझ, ये तो हो गई परिभाषा। अब आता है साहब कि समरूप आकृति होंगी कब, दो आकृति समरूप कब होंगी, नियम भी तो लगने हैं उसमें, वो कब होंगी। तो ऐसे दो बहुभुज या ऐसे बहुभुज जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तो वो दोनों बहुभुज क्या होते हैं, समरूप। दोनों बहुभुज क्या होते हैं, समरूप। देखिए मैं लिखता हूं, एक नोट और लिख देता हूं इसमें। समान भुजाओं वाले, समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि नंबर 1 उनकी संगत भुजा, संगत भुजा क्या हो, भुजाएं समानुपाती और दूसरा संगत कोण क्या हो, बराबर। संगत कोण क्या हो, बराबर। संगत कोण तो तुमने पढ़ लिए होंगे भाई, 9वीं क्लास में सर्वांग समता की 3 प्रश्नावली थी, लगभग 2-3 प्रश्नावली पढ़ी है हमने। 7वीं पढ़ी थी तो केवल सर्वांग समता की थी, उसमें केवल सर्वांग समता पढ़ी हमने। उसमें संगत कोण भी आए थे, संगत भुजा भी आए थे, क्योंकि सीटी लगाते थे उसमें। सर्वांग समता की संगत भुजा क्या होती है, समान होती है। तो संगत को तुमने पढ़ ही लिया होगा। तो दो बहुभुज समरूप कब होते हैं, जब उनकी संगत भुजाएं क्या हो, एक तो समानुपाती हो और दूसरा संगत कोण क्या हो, बराबर। आगे बात समझ, तो एक बार उतारेंगे।
फिर आगे चलो। हम 11.1 को हल करेंगे, देखेंगे, खुद हल करेंगे और प्रश्न पूरे लिखेंगे, खुद ही बताएंगे आंसर। अगर मैंने पढ़ाया उस पर तुमने ध्यान दिया होगा तो सभी उत्तर खुद ही बता देंगे। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कीजिए? रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। इसका पहला ये है, सभी व्रत या खालिस्तान होते हैं। अभी कोई नहीं बोले। दूसरा इसका, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। तीसरा, सभी व्रत खालिस्तान होते हैं। सभी व्रतों पर लिखिए, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। ये चौथा, ये भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। समरूप
होते हैं यदि नंबर एक लिख दिया इसे नंबर एक और नंबर दो यहाँ भी अब दूसरा प्रश्न है हमारे पास, सत्य और असत्य बताना है। सत्य और असत्य बताइए। प्रश्न फिर लिख रहा हूं मैं। पहला प्रश्न है, दो सर्वांगसम आकृति समरूप, दो सर्वांगसम आकृति समरूप होती क्या होती है? दूसरी, दो समरूप आकृति सर्वांगसम होती है। तीसरा है, दो बहुभुज समरूप होते हैं, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती। क्या हो? समानुपाती। चौथा इसका है, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती एवं संगत कोण बराबर। और पांचवा, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर। उतारें और देखें क्या आएगा, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। उतारें और देखें कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, कौन से राजस्थान में क्या आएगा ना आएगा।
क्या इनको हल किए? देखिए मैंने तुम्हें जैसे बताया उसके अनुसार देखिए, क्या देखिए मैंने तुम्हें समरूप आकृति लिखवाई थी और समरूप आकृति में एग्जाम्पल में पहला ही लिखवाया था, सभी वृत्त होते हैं सम। याद आएगा क्या? सम। अगला सभी वर्ग, इसमें क्या आ जाएगा क्या? अगला सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? सभी समबाहु त्रिभुज। लिखवा दिया ये भी। आगे भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि दो चीजें उनकी संगत भुजा समानुपाती और संगत कोण बराबर हो। ये दो चीज लिखवाई। आगे सत्य और असत्य है, मैंने नोट डलवा के लिखवाया। दो सर्वांग सम आकृति समरूप होती है क्या? बताओ। सत्य। अगला दो समरूप आकृति सर्वांग सम होती है क्या? दो समरूप आकृति सर्वांग सम होती है कब? जब भुजाओं की माप क्या हो? समान। दो समरूप आकृति सर्वांग सम होंगी यदि उनकी भुजाओं की माप क्या हो? समान। लेकिन दे नहीं रखा है कि इसमें भुजाओं की माप समान है, मैंने लिखा था दो समरूप आकृति सर्वांग सम नहीं है। आगे बात समझ लेके आएगा ऐसे। अगला देखिए दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती है। क्या सत्य है? असत्य है। दो चीज होनी चाहिए, भुजा भी होनी चाहिए, कोण भी होने चाहिए। इसमें केवल दे रखी है क्या? भुजा। एक चीज से काम नहीं चलेगा साहब, दोनों होनी चाहिए, इसलिए हो जाएगा क्या? आगे बात समझ में। अगला दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण बराबर। दोनों चीजें दे रखी हैं, इसका मतलब ये कथन क्या है? सत्य है। अगला दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर। कोण बराबर है, भुजा नहीं है, एक से काम नहीं चलने वाले, होने चाहिए दोनों, इसलिए ये हो जाएगा क्या? आगे बात समझ जान लिया? आगे देखो तीसरा प्रश्न। अगला प्रश्न ये है ऐसा, समरूप आकृतियों के कोई दो उदाहरण आकृति बनाकर दीजिए। दो तीसरा प्रश्न है ना? तीसरा समरूप आकृतियों के कोई दो उदाहरण आकृति बनाकर दीजिए। आकृति बनाकर दीजिए या बताइए। अब देना है साहब, मैंने तुम्हें समझाया उसके अनुसार खुद बता दे तो अच्छी बात है, तो मैं तो बताऊंगा। दो समरूप आकृति कौन सी होती है? मैंने बताई सभी समरूप वृत्त होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं और सभी वर्ग समरूप। कोई दो वर्ग बना दीजिए, दो वृत्त बना दीजिए, दो त्रिभुज बना दीजिए। कोई दो उदाहरण जैसे ये दे दिया हमने एक बार, ये वर्ग बनाते कितने सेमी का? 2 सेमी।
ये 2 सेमी, ये 2 सेमी, ये 2 सेमी, ये भी 2 सेमी। ठीक, एक बना दिया ये वर्ग और ये भुजा कर दी 3 सेमी, 3 सेमी, 3 सेमी, ये भी 3 सेमी। नाम दे दीजिए ए बी सी और डी, पी क्यू आर और एक एग्जांपल तो ऐसा लीजिए। ठीक, दूसरा अब त्रिभुज बना दीजिए चाहे वृत्त बना दीजिए। मैंने बना दिया साहब वृत्त जिसकी त्रिज्या है 2 सेमी, और ये वृत्त बना दिया ये, और इसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेमी। ये दोनों क्या हो गए, ये भी क्या हो गए। अब 2 चीज नोट डाल के लिखेंगे। सर्वांग समता को चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। सर्वांग समता को इस चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है, बराबर का और बराबर के ऊपर कौन सा सम। इससे ही पता चल रहा है, देखिए दोनों चिन्हों से पता चल जाएगा। अगला दूसरा है समरूपता। इस चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है, देखिए ये चिन्ह का समरूपता का है। और समरूप आकृति सर्वांग सम होती है कब, जब भुजाएं क्या हो समान अर्थात बराबर हो। तो बराबर का चिन्ह और लगा दो तो क्या बन गया, सर्वांग समता का चिन्ह बना या नहीं बना। पहले समरूप, ठीक, और समरूप सर्वांग सम होगा कब, जब भुजाएं क्या ये बराबर। आगे बात समझ, बराबर का चिन्ह ये तो होता है, ये होता है समरूपता का, ये होता है बराबर का, और इसके नीचे इसको लगा देंगे समरूप और बराबर, दोनों को मिलाकर क्या बना सर्वांग। आगे बात समझ, आगे लिखेंगे हम, इसको उतार ले फिर आगे लिखेंगे। प्रश्नावली 11.1 खत्म हो गई साहब, उतार ले। देखिए अगला पॉइंट आता है साहब हमारे पास समान कोणिक त्रिभुज। समान कोणिक त्रिभुज, अब है हमारे पास समान कोणिक त्रिभुज। समान पहले से तरह कोणिक का मतलब होता है क्या, कोण। क्या होता है, कोण। ऐसे त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो, बराबर हो या समान हो, क्या कहलाते हैं,
समानकोणिक त्रिभुज। समानकोणिक त्रिभुज। समानकोणिक त्रिभुज। परिभाषा लिखेंगे इसकी, इसके नाम से ही अगर पता चल रहा है, समान का मतलब समान ही होता है या बराबर होता है, कोणिक का मतलब कोण, और त्रिभुज का मतलब त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो, समान, क्या कहलाते हैं, समानकोणिक। ऐसे त्रिभुज जिनके सभी कोण क्या हो, सभी कोण लिखते हैं, तीनों कोण लिख दो, सभी कोण समान हो। क्या हो बेटा, समान हो। समानकोणिक त्रिभुज कहलाता है। समानकोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। अगर त्रिभुज के तीनों कोण समान हो जाएं तो एक स्थिति बनती है, कौन सी बताइए। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो जाएं तो वो बनता है क्या, समबाहु त्रिभुज। एक ही स्थिति बनती है समानकोणिक त्रिभुज में। समानकोणिक त्रिभुज को दूसरा नाम अगर पूछ लिया जाए तो ये होता है समबाहु त्रिभुज। एक ही त्रिभुज ऐसा होता है जो समानकोणिक होता है, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी क्या होती हैं, समान। तो समानकोणिक त्रिभुज में तीनों कोण तो समान होते हैं, तीनों भुजा भी क्या होती है, समान। क्यों होती हैं, क्योंकि समानकोणिक त्रिभुज ही क्या है, समभुज। क्यों है, मान लीजिए ये साहब त्रिभुज, ठीक है, यदि इसके तीनों कोण बराबर हो, बराबर एक ही स्थिति में होंगे तो तीनों कोण क्या होंगे, 60। अगर बात समझ, ये अकेले त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, अरे बात समझ। अगर कोई समानकोणिक त्रिभुज है अकेला तो वह समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि एक ही स्थिति बनती है जब तीनों कोण समान हो, कितने डिग्री हो, 60। ठीक है। अगर दो समानकोणिक त्रिभुज हैं तो उनके कोण आपस में बराबर होने चाहिए, जैसे यहां देखिए वो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे ये 30, ये 50, 60। ये हो गया 50, ये हो गया 60, और ये हो गया कितना, 70। तो अगला जो त्रिभुज है उसके भी तीनों कोण, इनके तीनों कोणों के बराबर होने चाहिए। ये हो गया साहब 50, ये 60 और ये 70। बताओ इनके तीनों कोण समान हो या नहीं। ये कोण, ये ए बी और ये सी, ये पी, ये क्यू और ये आर। तो ए तो बराबर हुआ किसके, पी के, बी बराबर हुआ किसके, क्यू के, और सी बराबर हुआ किसके, आर के। तीनों कोण आपस में बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समान कोण। और समान कोणिक त्रिभुज एक ले, केवल एक समान कोणिक त्रिभुज, तो वो कौन सा त्रिभुज है, आगे बात समझ। अगर दो समान कोणिक त्रिभुजों की बात करें तो ऐसे त्रिभुज जिनके सभी कोण क्या हो, समान को क्या कहलाते हैं, समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। ऐसे दो त्रिभुज कर लेते हैं, अगर एक करेंगे तो एक की बात हो जाएगी, दो कर लीजिए, समान हो तो दोनों त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। अब उतार लीजिए कि परिभाषा लिख लीजिए।
ऐसे दो त्रिभुज जिनके सभी कोण क्या हो, समान हो, क्या कहलाते हैं, समान हो। दोनों त्रिभुज समान कोणीय त्रिभुज कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रमेय। हमारी पहले प्रमेय आती है और ये इस प्रमेय का नाम है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, और इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है, उसे पता है थेल्स। इस नाम से जाना जाता है थेल्स। देखिए मैं पहले लिख रहा हूं आधारभूत समानुपातिक या इसी का दूसरा नाम क्या है, साहब ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है, लेकिन इसको बताया किसने, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने, थेल्स नामक गणितज्ञ ने इसको प्रतिपादित किया, इसलिए इसका नाम रख दिया क्या, थेल्स। आगे बात सुनो। एक गणितज्ञ था जिसने त्रिभुज की समरूपता को भुजाओं के अनुपात के रूप में व्यक्त किया, और उसका प्रमेय का नाम था आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, लेकिन इसको प्रतिपादित किया किसने, थेल्स नामक गणितज्ञ ने, इसलिए इस प्रमेय का नाम दे दिया गया क्या, थेल्स। आगे बात समझ। अब साहब ये बड़ा नाम था, बार बार उपयोग में लेते तो बुरा लगता, परेशानी आती, लिखने में आता है जो, इसलिए हमने छोटा सा नाम पकड़ लिया क्या, थेल्स। जब भी काम लेंगे तो थेल्स से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किससे लिखेंगे, थेल्स। देखिए अब लिखता हूं मैं प्रमेय। प्रमेय का मतलब स्टेटमेंट, कथन, इसका कथन है ये। कथन हमें दे रखा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो वह रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। लेकिन यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर शेष दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो वह शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है।
ये तो लिख दिया मैंने इसका स्टेटमेंट। प्रश्न आएगा वहां इस प्रकार से। अब प्रश्न इस प्रकार से नहीं आता है कि थेल्स प्रमेय लिखिए, थेल्स प्रमेय को सिर्फ ऐसे नहीं आता, वहां आता है प्रश्न ये कि हमें पता करना पड़ेगा प्रमेय कौन सी है। लिखा आएगा यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा की समांतर शेष दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो वह रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये प्रश्न मिलेगा। अब इस प्रश्न को समझाने से पहले मैं दो चीज बताना चाहूंगा, या तो तुम जानते हो नहीं जानते हो सीख। दो त्रिभुज होते हैं साहब, एक तो होता है हमारे पास त्रिभुज तो तीन होते हैं लेकिन दो काम के। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, जानते हैं न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से क्या हो छोटे, क्या कहलाते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। आगे बात समझे। एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, मान लीजिए सर ये मानते हैं ऐसा त्रिभुज, परिभाषा बताइएगा भाई। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से क्या होता है अधिक। साहब मैंने ये कोण बना दिया 90 डिग्री से अधिक। आगे बात समझो। तो ये तो हो गया अधिक कोण त्रिभुज और ये हो गया कौन सा? न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए और अधिक कोण में तो केवल एक ही कोण बड़ा होना चाहिए, किससे? 90 डिग्री से। आगे बात समझ। चौथी पांचवी छठी क्लास में चलते हैं, नहीं आते तो मैंने फिर बता दिया। अब करते हैं साहब बात, इन पर डालना है लंब। क्या डालना है? लंब। मान लीजिए मैं यहाँ से इस चीज से यहाँ लंब डालूं, लंब कहाँ आएगा? इसी भुजा पर। आगे बात समझ। और मान लीजिए मैं इस त्रिभुज में यहाँ से लंब डालूं, लंब आएगा हाँ, इसको आगे बढ़ाएंगे लंब आएगा यहाँ। बोले समझ में आएगा? तो न्यून कोण त्रिभुज में लंब डाला जाता है त्रिभुज के अंदर। अंदर आया ना? न्यून कोण त्रिभुज में लंब डाला जाता है त्रिभुज के अंदर और अधिक कोण त्रिभुज में लंब डाला जाता है त्रिभुज के बाहर। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अरे ऊंचाई लिखते हैं या ऊंचाई को लिखते हैं शेष लंब। ये लंब डाला वो शेष, इसी को ऊंचाई बोलते हैं। आगे बात समझ में। ये त्रिभुज का सूत्र 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई को लिख सकते हैं क्या? शेष। आगे बात समझ। आप देखिए इसको मैं बता, ये थोड़ा सा काम आएगा बात करेंगे। देखिए साहब हल करते हैं। जैसे प्रमेय समझ में आएगी सवाल आसानी से हो जाएंगे। दिख रहा है? यदि किसी त्रिभुज तो साहब ये बना के मैंने एक त्रिभुज, बोले समझ में आ गया? यदि किसी त्रिभुज और त्रिभुज बनाया, इसका नामकरण संस्कार किया हमने ए बी और सी का नाम दे दिया क्या? ए बी सी। अब देखिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा कोई सी भी एक भुजा के समांतर होनी चाहिए। मान लीजिए इस भुजा के समांतर एक रेखा मैंने ये खींच दी साहब। आगे बात समझ में। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर शेष दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए। तो देखिए इसके तो ये रेखा समांतर हो गई, इसको इस अलग बिंदु पर, इसको इस अलग बिंदु पर, इसके समांतर हो गई। तो शेष भुजा कौन सी बन गई? एक तो ये, एक ये, और दोनों अलग अलग बिंदु पर, इस पर अलग है, इस पर अलग है, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए। रेखा खींच दी तो शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। शेष दोनों भुजा कौन कौन सी थी? AB और AC। इनका अनुपात क्या होना चाहिए? समान। यहाँ नाम दे दिया सामने D और यहाँ नाम दे दिया क्या? आप लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं क्या इसमें? या क्या दे रखा है? त्रिभुज ABC में DE समांतर है किसके? कौन से भुजा के समांतर है? 20। ये तो हमें दे रखा है साहब।
अब करना है क्या, सिद्ध। सिद्ध क्या करना है कि शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो शेष दो भुजा कौन कौन सी थी, तो ए बी और ए, क्योंकि बी सी के तो समांतर हो गया, ये भुजा तो समांतर, बच गए कौन कौन सी, ए बी और ए सी। दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए, समान। इसका अनुपात क्या होगा, ए से डी और डी से बी, ए डी और डी से बी, डी बी। इसका अनुपात बराबर होना चाहिए किसके, इस भुजा का अनुपात। इस भुजा का अनुपात बनेगा क्या, ए ई बटे ए बटे देखिए सर, अब करेंगे साहब हम क्या, रचना। रचना क्यों करनी, इसका भी कारण बता देगा। रचना करनी पड़ेगी क्योंकि हम त्रिभुज का निकालेंगे क्या, क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र भी लिखा मैंने, होता है क्या, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई या शीर्ष। तो साहब ये त्रिभुज बन रहा है हमारे पास एबी, क्या इसमें तुम्हें ऊंचाई दिखाई दे रही है क्या, नहीं है, नहीं है तो क्या डालना पड़ेगा, लंब। एक डाल दिया लंब मैंने ये, और एक डाल दिया लंब मैंने ये हो गया डी एम, और ये ई एम, दो लंब डाला। क्या क्या डाला मैंने, डी एम लंब डाल दिया किस पर, डी एम लंब डाला किस पर, कौन सी भुजा पर, ए सी, तथा ई एन लंब डाला किस पर, ए बी, ई एन लंब डाला भुजा कौन सी, तथा और क्या किया, बी को ई से और सी को किससे, डी से, बी को ई से और सी को डी से, बी को ई से, बी को ई से व सी को डी से क्या किया, मिला। ये हो गया साहब। अब लास्ट चीज बच गई हमारे पास क्या, उत्पत्ति। और उत्पत्ति उत्पत्ति में तो आती है आपको सबसे चीज ये काम। देखिए साहब, उत्पत्ति का मतलब बताएगा कोई, उत्पत्ति होती क्या है। एक चीज होती है उत्पत्ति, ये अलग चीज है, ये उत्पत्ति है। तो उत्पत्ति तुमने 9वीं क्लास में पढ़ी होगी, पढ़ी है ना, बताओ क्या होती है उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब होता क्या है, उत्पत्ति का मतलब होता है क्या, कोई बताएगा। 9वीं क्लास में खूब उत्पत्ति पढ़ी है, प्रश्नावली उत्पत्ति, उत्पत्ति 9वीं क्लास में है यही चीज। लगा प्रश्नावली नंबर 5 से 11। देखिए यहां समझिए साहब, हम गए कोर्ट में, कोई भी काम किया, अब इसने कहा साहब इसने मेरा सामान चोरी किया है, तो वो क्या कहेगा साहब, इसके क्या सबूत है, कहेगा ना ये तो मुझे सबूत क्या है कि इसने चोरी की है, इसका प्रमाण क्या है कि ये बात सत्य है कि इसने चोरी की है। किसी भी बात को सत्य साबित करने के लिए जिस चीज को प्रदर्शित करते हैं, जिस चीज को दर्शाया जाता है या बताया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उत्पत्ति या प्रमाण। उत्पत्ति की जगह लिख सकते हैं प्रमाण, सबूत, साक्षी, गवाह, सभी क्या है उत्पत्ति। ये अलग अलग शब्द है, अलग अलग जगह काम आ सकते हैं, एक दूसरे के समानार्थी शब्द। आगे बात समझ में, तो देखिए उत्पत्ति में है क्या, मैंने लिखा क्या, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर शेष दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो वह शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर दिया है। इसकी क्या गारंटी, इसका क्या सबूत है, ये बात सत्य है। इसका क्या प्रमाण है हमारे पास कि ये बात सत्य है, इसलिए अब देखिए प्रमाण की ये बात बिल्कुल क्या है, सत्य। और जब हमें प्रमाणित कर दे तो आगे आराम से काम लेंगे इनको सवालों में।
देखिए तो हमारे पास बचा ये दो त्रिभुज है, एक ए डी और ई त्रिभुज नहीं, एरिया त्रिभुज ए डी और ई। बट अगर एडी भुजा को एडी ई त्रिभुज लिया, अगर एडी को टी से आगे बढ़ाए तो क्या बना, डी बी और ई। तो क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज डी बी और ई। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या, लिख देता हूं यहां, बाद में मिटाऊंगा मैं, अभी लिखा भी था मैंने। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई या शीर्ष तल। ठीक, अब देखिए अब एक चीज और आती है, पिछली क्लास में बहुत काम आती है अगर याद हो तो एक चीज काम आती है, एक होता है आधार और एक होता है लंब। आधार कौन सा होता है, कैसे डिसाइड करेंगे, जिस भुजा पर लंब डाला जाता है वो कौन सी होती है, आधार। जो लंब डालते हैं वो शीर्ष लंब होता है। देखिए हमने लंब कौन सी भुजा पर डाला, इस त्रिभुज में कौन सी पर डाला, ये टीएम लंब पर डाला था, किस पर, एई पर। तो आधार हुआ है क्या, एई, लंब डाला क्या, डीएम। आगे बात समझ में, तो क्या लिख सकते हैं बताओ, बोलो, लंब डाला हमने क्या, डीएम, तो आधार हुआ क्या, एई। तो हम लिख सकते हैं एई बटे एबी, सूत्र होता है 1/2 आधार। आधार क्या हुआ बताओ, आधार बोलो, एई। लंब क्या डाला इस पर हमने, डी। अब इसी प्रकार नीचे आ जाएगा, यहाँ भी 1/2 आधार इंटू शीर्ष लंब। आधार क्या होगा इसमें, त्रिभुज लिया कौन सा हमने, समझिए मैं अलग से बना रहा हूं त्रिभुज, इसलिए मैंने ये छोड़ दिया। देखिए त्रिभुज बना हमने ये इस प्रकार से, ये है ना डी बी और ई, ये तो त्रिभुज लिया हमने। अब ये कोण 90 डिग्री से अधिक होगा, इसका मतलब कौन सा हो गया, ये कौन सा हुआ, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में लंब डालते हैं, इसको आगे बढ़ा दिया, लंब डाला मैंने यहां से, कौन सा, ई एन। थोड़ी सी अपन मिस्टेक कर दी, पहले जब हमने इस भुजा को आगे बढ़ाया तो इसी भुजा का आधार हमने इस भुजा पर लंब डाला कौन सा हमने, क्योंकि इस भुजा को आगे बढ़ा के नीचे का त्रिभुज बनाया, तो इस पर लंब डाला कौन सा, ई है। तो ई एन लंब डाला किस पर, ए डी पर। तो आधार हो जाएगा ए डी और लंब हो जाएगा क्या, ई एन। इसमें देखो अब इसमें क्या है, यहां लंब डाला तो यहां गया, अब बताओ इसमें लंब हुआ क्या, ई एन, और आधार हुआ क्या, आधार क्या हुआ, बी, क्योंकि भुजा कौन सी आगे बढ़ाई है मैंने, बी। बीडी और लंब हुआ क्या, ई एन। ई एन को ए एन से काटते हैं, 1/2 को 1/2 से काटते हैं, बच जाएगा क्या, ए डी बटे बीडी या डी भी लिख दीजिए, बात एक ही, समीकरण नंबर 1। फिर देखिए ऊपर का त्रिभुज जो कितना रहेगा, एरिया त्रिभुज ए डी ई, नीचे आ गया क्या, एरिया त्रिभुज। पहले मैंने इस भुजा को आगे बढ़ा के त्रिभुज बनाया था, अब इस वाले भुजा को आगे बढ़ाएंगे, यहां से यहां तक हो गया ए डी ई। अब इसको आगे बढ़ाएंगे क्या होगा, ई सी और ई सी और बी। यहां भी 1/2 आधार के होगा ए डी ई में। अब इस भुजा को आगे बढ़ाया तो आधार कौन सा होगा, एई, और एई में लंब डाला कौन सा, डी है। क्या रहेगा, एई लंब डाला कौन सा, डी है। नीचे भी 1/2। अब त्रिभुज लिया हमने ये, तो इस भुज ये कोण बड़ा अधिक कोण, इस भुजा को आगे बढ़ाए इसको, तो भुजा कौन से आगे बढ़ाई मैंने, ईसी, और ये हो गया आधा ईसी। और लंब कौन सा डाला, इस पर लंब कौन सा डाला, डी है। डी
डीएम से डीएम क्या हो गया कैंसिल, 1/2 से 1/2 कट गया, बच गया क्या AE बटे AC, समीकरण नंबर 2। समझ में कम आया कोई टेंशन मत लीजिए, अभी पूरा समझाने के बाद 1 मिनट में दिमाग में सेट कर लूंगा, ध्यान रखिए। देखिए अब लिखेंगे साहब यहाँ चूंकि एक ही नवी क्लास याद आ जानी चाहिए, चूंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। क्या होता है? नवी क्लास की में थी, नवी क्लास में याद रखना। तो देखिए अब कहेंगे साहब कौन कौन से त्रिभुज आएंगे, दिमाग लगाइए। ये दोनों रेखाएं समांतर है और इनके बीच में कौन कौन से त्रिभुज बने, एक तो बनाया था हमने DBC और एक बनाया था EC और D, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा समान। कहने का मतलब इसके भी नीचे वाला इसके भी नीचे वाला दोनों आ जाएंगे। एरिया त्रिभुज कौन सा DB और DBC है, DBE और दूसरा कौन सा है EC और D, EC और D। ये समीकरण हो गया साहब। समीकरण 1, 2 और 3, समीकरण 1, 2 व 3 और तीनों का उपयोग करेंगे तो देखिए DBE और DBE की जगह रखेंगे क्या ECD। अगर इसकी जगह मैं लिख दूं ECD, EC और D, अगर इसकी जगह ECD लिख दूं तो क्या ये दोनों समान आ जाएंगे, ऊपर ADE नीचे ECD, ऊपर ADE और नीचे ECD, दोनों जगह समान हो गए। अब जब इधर के दोनों भाग समान हो गए तो इधर के दोनों भाग भी क्या होंगे समान। यहाँ पर बच जाएगा क्या AD बटे BD या DB बराबर यहाँ बच गया A बटे EC। ये हमें सिद्ध करना है, तो उतारिए तब तक मैं तुम्हें समझा देता हूँ एक बार और करना है। समझ में नहीं आए, हमें कुछ भी याद नहीं है, नवी क्लास का भी याद नहीं है, हमें नहीं आता लफ्ज कैसे डालते हैं। तो देखिए उत्पत्ति कैसे करेंगे। उत्पत्ति में हमें करना क्या, एक तो लेना ऊपर का त्रिभुज, शुरू में लेना कौन सा ऊपर का त्रिभुज ADE और इसके बाद लेना है AD भुजा को आगे बढ़ाए तो AD और कौन सा बड़ा E या ADC या AD जो भी आप बनाएंगे। अगर इनको बनाएंगे तो देखिए हमें करना है दोनों त्रिभुज ले लिया हमने। अब दोनों त्रिभुज लेने के बाद क्या करें, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 होता है या नहीं होता, दोनों जगह लिखेंगे 1/2। अब आ जाए हमें सिद्ध क्या करना है, शुरू में AD बटे D, यहाँ लिख देंगे AD बटे D। आगे बात समझ में, जो सिद्ध करना है उसको लिख देंगे। अब AD पर लंब कौन सा डाल रहे हैं, AD पर लंब कौन सा डाल रहे हैं EN, तो ऊपर भी EN और नीचे भी EN, 1/2 दोनों में लिखेंगे। जो सिद्ध करना है उसको लिख देंगे और AD पर जो लंब डालना है उसको ऊपर नीचे दोनों जगह लिखेंगे। 1/2 से 1/2 काटेंगे, EN से EN काटेंगे, बच गया AD बटे D। फिर वापस त्रिभुज तो ऊपर का त्रिभुज तो जो कि तो नीचे का, पहले इस भुजा को बढ़ाया था अब इसको बढ़ा देंगे, बनेगा EC और D, इनका क्षेत्रफल 1/2 दोनों में आता है, ये लिख दिया। ये सिद्ध करना था वो हमने यहाँ लिख दिया, ये सिद्ध करना है इसको यहाँ लिख दिया। आगे बात समझ। अब AE पर लंब कौन सा डाल रहे हैं DM, DM ऊपर भी लिखेंगे और कहाँ लिखेंगे नीचे, DM से DM काटेंगे, 1/2 से 1/2 काटेंगे, बचेगा AE बटे EC। अब ये तुम्हें लाइन याद रखनी पड़ेगी और इसके लिए कौन से त्रिभुज सोचने की जरूरत है, इसका भी नीचे वाला इसका भी नीचे वाला, 3 समीकरण है। लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से जो सिद्ध
चित्र को देखने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही काफी, आगे की चर्चा करेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।